वेरी गुड मॉर्निंग माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। मैं मॉर्निंग में इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट्स वाई गुड मॉर्निंग। अगर आप सुन रहे हैं इसे आफ्टरनून में या इवनिंग में तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ठंडी बढ़ चुकी है तो ब्लैंकेट पर छुपकर कहानी सुनने का मज़ा लीजिए। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इस वक्त वो लोग कोर्ट पहुंच चुके थे। वहीं दामिनी के पीछे आ रही निरूपा, जिसने अपने एक हाथ में नोटबुक और दूसरे हाथ में पेन पकड़ रखा था, वो दामिनी के पीछे पीछे भाग कर आते हुए कहती है, ये सारे अपडेट्स हमें सर को भी तो देने, हम कब। तभी दामिनी उसको तुरंत ही रोकते हुए कहती है, श्श, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम इस पर सीक्रेटली काम कर रहे हैं एंड मेक श्योर कि ये सीक्रेट ही रहे। और ये बोलकर दामिनी, जो कि अपने ग्लासेस को दोबारा से पहनते हुए कोर्ट के अंदर जा चुकी थी, सम्राट तो वहाँ से पहले निकल चुके थे क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। वहीं दूसरी तरफ विरांशु, जो कि एक तरफ सम्राट को जाता है और दूसरी तरफ दामिनी को जाता हुआ देखता है और चौधरी से कहता है, बस एक बार मेरी बेबी डॉल मेरे साथ आ जाए, उसके बाद इन मल्होत्रा को बताना पड़ेगा कि ओबेरॉय वाकई कितने क्यूट होते हैं। और ये बोलकर वह ज़बरदस्ती का स्माइल अपने चेहरे पर लाता है ताकि वो वाकई ही क्यूट लगे और अंदर की तरफ चला जाता है। चौधरी, जो कि विरांशु की बात समझ रहे थे और अपने मन में ही कहते हैं, भगवान बस कुछ दिन और, एक बार समायरा मैडम हमारे पास आ जाए, उसके बाद ये जो मन चाहे वो करें, तब तक इनको संभाल कर रखिएगा। एक तरफ कोर्ट में विरांशु, चौधरी, साथ ही विवेक मेहरा मौजूद थे अपने असिस्टेंट के साथ। वहीं दूसरी तरफ दामिनी, जो कि सिर्फ निरूपा के साथ ही मौजूद थी। यहाँ पर सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए स्टेनोग्राफर, जो कि हर एक फाइल्स को अच्छी तरह से चेक करते हैं और फिर उन लोग के केस नंबर को अच्छी तरह से रजिस्टर किया जाता है। और पूरे प्रोसेस के साथ अब वो लोग अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो चुके थे। वहीं थोड़े ही देर में अब जज भी वहां पर मौजूद थे और विवेक मेहरा, जो कि खड़े होकर के हल्का सा अपने सिर को झुकाते हुए अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। माय लॉर्ड, आई एम विवेक मेहरा, appearing on behalf of Mr. Viranshu. And this case is about a man who is unfit to take responsibility. Until Mr. Malhotra is proven innocent, he cannot be trusted with anyone's life, especially with Mrs. Samira Malhotra. तरफ दामिनी भी खड़े होकर के अपने बारे में इंट्रो देना शुरू करेगी। मे प्लीज द कोर्ट, आई एम दामिनी अरोरा, लर्न काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अंश मल्होत्रा। जैसे उसने अंश का नाम लिया था, वो एक बार विवेक मेहरा की तरफ देखी थी और जैसे विवेक ने अंश का नाम सुना था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और फिर से दामिनी की तरफ देखकर पूछते हैं, हे व्हाट व्हाट नेम यू सेड। दामिनी जो पूरे कॉन्फिडेंट लहजे में कहती है, आई सेड मिस्टर अंश मल्होत्रा। और फिर वो जज के सामने आगे की बातों को कंटिन्यू करती है। I'll be representing the accused Mr. Ansh Malhotra in this matter. My lord, the defense strongly denies all allegations made against Mr. Ansh Malhotra, and we will prove his innocence before this honorable court. जैसे विवेक ने ये नाम सुना था, वो झटके से पीछे मुड़ करके विरांशु की तरफ देखते हुए अपना दांत पीसते हुए कहते हैं, What the hell? मुझे नाम क्यों नहीं बताया गया? आप लोग तो कह रहे थे कि किसी शेखर मल्होत्रा का केस है। हाँ, तभी चौधरी, जो कि विरांशु को एक बार शांत करते हैं और फिर विवेक की तरफ देखकर कहते हैं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आगे देखिए प्लीज। दोनों पार्टीज की बात सुनने के बाद जज जो अपनी तरफ सबको अटेंशन दिलाते हुए कहते हैं, नाउ दिस मैटर इज लिस्टेड टुडे ओनली फॉर अपीयरेंस एंड रिप्रेजेंटेशन. नो आर्ग्यूमेंट्स विल बी हर्ड एट दिस स्टेज. The case shall be taken up for detailed hearing on next date. Both parties are directed to be prepared. This is the matter for hearing on next date. The court is adjourned. वहीं इस वक्त बाहर विरांशु, जो कि इस वक्त विवेक मेहरा के पीछे पीछे भाग रहा था क्योंकि विवेक मेहरा बहुत ही स्पीड से चलते जा रहे थे और बार बार हर बात पर अपने सर को ना में हिलाए जा रहे थे। विवेक उनको समझाते हुए कहता है, देखिए देखिए, आपका काम है केस लड़ना, क्या फर्क पड़ता है कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं। यह सुनते विवेक, जो कि इतने तेज टोन को सुन करके विरांशु को वार्निंग देते हुए कहते हैं, पहली बात तो ये कि मुझसे इस लहजे में कोई बात नहीं कर सकता, और दूसरी बात, आपको कोई आइडिया भी है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे हमारे भी परिवार है, बीवी बच्चे हैं, आप क्या चाहते हैं? आपका केस लड़ने के बाद सूली पर लटक जाऊं मैं? अंश मल्होत्रा नाम के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। शायद आप नहीं होंगे, लेकिन हम नहीं है। हमें यह केस लेना ही नहीं चाहिए था। शेखर मल्होत्रा का नाम बोल करके हंस मल्होत्रा का केस दे दिया। दूसरी तरफ दामिनी, जो कि अपने ग्लासेस को दोबारा से अपनी आंखों के पास लगाते हुए
निरूपा की तरफ देख कर कहती है, फट गई है लोगों की, क्या केस लड़ेंगे ये। और ये बोलकर वो जैसे अभी विवेक मेहरा के ठीक सामने आई थी, वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है प्रॉपर हैंडशेक करने के लिए। लेकिन वही विवेक मेहरा जो कि दामिनी को घूरते हुए कहते हैं, तुम ज़्यादा भाव मत खाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम ये केस जीत जाओगी। ये सुनते ही दामिनी जो कि अपने हाथ को बहुत ही कैजुअली फोल्ड करते हुए कहती है, मिस्टर विवेक मेहरा, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप इस केस को लड़ पाएंगे। देख लीजिए अब आप अपना, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतना गट्स है तो जस्ट गो फॉर इट। और ये बोलकर वह हंसते हुए आकर के अपनी कार में बैठ जाती है और ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल चुकी थी और फ़ोन लगाते हुए किसी से कहती है, सर जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। शायद उन लोगों ने विवेक मेहरा को बताया नहीं था कि ये केस है किसका। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, कैसे बताएंगे, अगर बता देंगे तो केस लड़ने को रेडी कौन होगा, वो भी मेरे अगेंस्ट। दामिनी अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग आपके खिलाफ केस लड़ पाएंगे। वेल सर इस केस को तो हम आराम से जीत जाएंगे, पर अभी मैं दूसरे केस के लिए जा रही हूँ और ये भी आपका ही मैटर है, देखते हैं उनका क्या होने वाला है। ये सुनते ही अंशु कहते हैं, ध्यान रखो और नज़र रखो उस पर, मैं जानना चाहता हूँ कि वो आदमी कितना गिर सकता है। और ये बोलकर उन्होंने अपने फ़ोन को कट कर दिया था और वही वो टेबल पर अपना फ़ोन रखते और आकर के ब्लैंकेट के अंदर छुपते हुए समारा को ज़ोर से अपने पास खींचते हुए उसे कडल कर लिए थे, जिससे समारा की नींद हल्की हल्की खुलना शुरू हो गई थी। समारा जो कि अपने ऊपर इस तरह भारी भारी हाथ महसूस करते हुए कहती है, मुझे दिक्कत हो रही है, हटाइए हाथ। तभी अंशु अपना पैर भी उस पर रखते हुए कहते हैं, मैं कुछ नहीं हटा रहा, मेरी टेडी बियर। तभी समारा जैसे तैसे करके कसमसाते हुए उनकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, आप क्या चाहते, मैं उठ जाऊं। अंशु धीरे से कहते हैं, मैं यही चाहता हूँ, उठ जाओ। समारा जो कहती है, मैं ऐसे नहीं उठ पाऊंगी, मैं डायरेक्टली उठ जाऊंगी। और ये बोलकर वो ऊपर सीलिंग की तरफ इशारा कर रही थी, जिसे अंशु उसके मुंह पर धीरे से मारते हुए कहते हैं, और खाओगे इस तरह की बात करोगी तो, वो भी सुबह सुबह। और फिर वो उसके चेस्ट पर ले जा करके अपने चेहरे को छुपाते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग। अचानक से जिस तरह अंश बिना किसी वार्निंग के समारा के ऊपर इस तरह आकर के लेट गए थे, समारा जो कि ज़ोर ज़ोर से सांस भरती है और साथ ही अपने हाथों को ले जा करके उनके बालों पर रखते हुए धीरे धीरे उनको अपने आप से दूर करते हुए कहती है, हटिए वरना मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरी सांस ही रुक जाएगी। अंश जो कि उसकी बातों को सुन करके धीरे से उठ करके उसके चेहरे के बहुत ही करीब आते हुए कहते हैं, हट जाऊँ। समारा धीरे से अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ प्लीज़। अंश और ज़्यादा उसको परेशान न करते हुए ज़ोर से एक और बार उसे कडल करते हैं और इस बार वो इतना ज़ोर से कडल किए थे कि समारा जो कि ज़ोर से चिल्ला दी थी। तभी अंश हटते हुए कहते हैं, अच्छा बाबा हट रहा हूँ। समारा जो जैसे ही अभी उठी थी वो गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों चिपका कर सोते हैं, आपको तरस नहीं आती है मुझ पर। उसकी बात को सुनकर अंशु हंसते हुए उसके गालों को खींचते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम मेरी टेडी बियर हो और मुझे तुम्हें चिपका कर सोना बहुत पसंद है। अंश जैसे ही खड़े हुए थे, समारा देखती है कि वो तो पूरी तरह से तैयार है और कहीं जाने के लिए वो बस निकलने ही वाले होते हैं। समारा जो कि इनको देखकर जल्दी से खड़े होते हुए कहती है, आपके लिए कुछ बनाना नहीं है, यहाँ पर तो कोई है नहीं ना, आप ऐसे मत जाइएगा खाली पेट, मैं नाश्ता बना देती हूँ। और वो जल्दी से अपने लंबे लंबे बालों को बन बनाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अंश जो कि उसको रोकते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रेकफास्ट मैं जा कर के कर लूँगा ऑफिस में, और तुम ध्यान रखना अपना, और हाँ कोशिश करना कि मैक्स टू मैक्स चीज़ें याद कर लो, आज शाम को हमें इवेंट पर जाना है। समारा ये सुनते ही कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे बड़े बड़े लोग आए होते हैं, मुझे बात करने में डर लगता है, बहुत झिझक होती है, आप चले जाइएगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ये बोलकर अभी वो जैसे ही वार्डरोब की तरफ जाती, अंश उसको समझाते हुए कहते हैं, जान ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कह रहा हूँ ना हमें चलना है, और मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। तुम ऐसे लोगों से जाकर मिलोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हें और कितनी चीज़ें सीखनी है अभी। तभी समारा जो जल्दी से अपने हाथ को छुड़ा करके बुक को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, ठीक है, मैं अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करूँगी, आज दिन भर अच्छे से पढ़ाई करूँगी, सब कुछ याद कर लूँगी। और वहीं वो खुद को ले जाकर के मिरर के सामने खड़ा कर दी थी और अपने आप से बात करते हुए कहती है, हेलो, आई एम मिसेस मल्होत्रा,
मिसेस समायरा मल्होत्रा। व्हाट अबाउट यू? नहीं नहीं, व्हाट्स व्हाट्स योर प्लीजर नेम? हाँ यही था ना। हाँ, उसके बाद क्या बोलूँगी? हाँ, आई एम गुड। हाउ आर यू? ओके, व्हाट अबाउट यू? नाइस टू मीट यू। ओके। एक और लाइन था, ग्लैड टू सी यू। हाँ, इस तरह से भी। समारा को खुद से इस तरह बातें करता हुआ देख कर अंशु अपने हाथ में अपने कुछ फाइल्स लेते हैं और साथ ही दूसरे हाथ में कोट पकड़ते हुए समारा के पीछे खड़े होकर के पीछे से उसके सिर को हल्का सा किस करते हुए कहते हैं, अच्छी तरह से तैयारी कर रही हो। इतनी इंग्लिश बोलोगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ के सारे लोग तुम्हें देखते रह जाए। ये सुनते ही समारा जो अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, आपको नहीं पता है कितना डर लगता है। कहीं मुझसे किसी ने ऐसा वैसा सवाल कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगी। आप मेरे साथ ही रहिएगा। हाँ, आज अपने मन में कहते हैं, आज तुम्हारे इस अंडर कॉन्फिडेंट लहजे को कॉन्फिडेंट में बदलना है मुझे। आई नो कि तुम शायद जब जानोगी तो नाराज़ होगी मुझ पर, बट तुम कर लोगी। अंश के दिमाग में कोई और ही प्लानिंग चल रही थी और वो धीरे से उसके फोrehead पर किस करते हुए कहते हैं, ध्यान रखना अपना। और हाँ, तुम्हारे लिए नाश्ता, लंच और डिनर सब कुछ प्रिपेयर करवा दूंगा मैं। टाइम से खा लेना, और अगर मुझे पता चलेगा कि तुमने नहीं खाया तो जान लेना अच्छा नहीं होगा। और फ़ोन करते रहूँगा, उठा लेना। ये बोलते बोलते वो वहाँ से निकल गए थे। तभी समारा जो जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई में लग जाती है, जैसे कि आज उसे पढ़ाई के अलावा और कोई काम ना हो। इस वक्त वो काउच पर बैठ करके लगातार अपने आप को इसी तरह से प्रैक्टिस की जा रही थी कि उसके सामने कोई अगर बड़े लोग आकर के खड़े हो जाएंगे, यानी कि उसके हिसाब से वो क्लासी लोग जिसको फेस करने से समारा डरती है, तो वो किस तरह से बात करेगी। लेकिन इसी तरह खुद को देखते देखते वो किसी गहरे ख्याल में डूब गई थी। हाँ मॉम, यू नो ना, आई कैन नॉट मेक फ्रेंड्स हियर। Everyone speaking Hindi. I totally cannot understand it. You know what? I just want to go back to Dubai. Please, not that. तभी धानुष ओबेरॉय जो कि उसके सर पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, हम आएंगे तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। तब तक तुम यहाँ के लोगों के साथ थोड़ा घुलो मिलो बेटा, इन लोगों से बातें करो, तुम्हें आ जाएगी हिंदी, एंड इट्स नॉट दैट टफ। तभी समारा जो कि मुंह बनाते हुए कहती है, इट्स दैट टफ दादा, यू डोंट नो। They use very typical Hindi. They just call me I'm stupid because I cannot talk in Hindi as well as they can. Please, I don't want to be here. Mama, please. Just request to Dada. I don't want to leave you guys. Please. मुझे भी अपने साथ 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 ले चलो। या उसकी बातों को सुनकर श्रद्धा की आंखों में अभी तक तो आंसू थे, लेकिन फिर उसी आंसू के साथ उनके चेहरे पर हंसी भी आ जाती है और वो भी अपने घुटनों पर बैठते हुए समारा की हाइट से अपने हाइट को मैच कराते हुए कहती हैं, मेरा बच्चा, आप बहुत होशियार हो, हर चीज़ से सीख सकते हो। और अगर मम्मा डैडा को मजबूरी नहीं होती तो वो नहीं चाहते ना बेटा आपको छोड़कर। हम आपको छोड़कर खुद नहीं जाना चाहते। आपको तो पता है ना, आप जान हो अपनी मम्मा डैडा की। और और फिर आपको अपना ध्यान भी तो रखना है ना खुद से। ये सुनते ही समारा अपने चेहरे को बार बार नाम हिलाने लगी थी और अपनी मम्मा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज प्लीज मम्मा, डोंट लीव मी, आई कैन नॉट लिव विथ यू ऑल, आई लव यू गाइज। श्रद्धा जो कि अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, तुम्हारा भाई वापस आएगा तुम्हारे पास। और और सुनो, जब वो आएगा ना तो उसे ये ज़रूर देना। और तभी समारा जो कि अपने हाथों में पहने हुए उसी ब्रेसलेट की तरफ देखती है, राधा कृष्ण का दिया हुआ वो ब्रेसलेट जो कि उसकी माँ ने अपने गले से निकाल करके दिया था और वो हमेशा उसे अपने हाथों पे ड्रेप करके रखती थी। उसके डैडा ने भी उसे यही उम्मीद दिलाई थी कि उसका भाई ज़रूर वापस आएगा। और तभी समारा जो कि प्रेजेंट टाइम में वापस आते हुए उसी ब्रेसलेट की तरफ अपने हाथ को लगाती और धीरे और राधा कृष्ण के बने उस प्यारे से पेंडेंट को टच करते हुए कहती है, वीर, वीर भाई, आप तो आ जाओ। क्यों छोड़कर चले गए आप लोग मुझे? हाँ, आप लोग को ज़रा भी याद नहीं आती होगी ना मेरी? मम्मा पापा के बारे में तो मासी ने बताया कि वो नहीं बचे। आपको भी याद नहीं आती मेरी?
वहीं इस वक्त विवेक मेहरा जो कि काफी गुस्से में विरांशु से बातें किए जा रहे थे। बार बार विरांशु अपने आप को रिलैक्स करके चौधरी की वजह से और साथ ही अपनी समारा की वजह से बहुत ही कामली बात करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन विवेक मेहरा जो कि काफी गुस्से में उनका हाथ अब पीछे झटकते हुए कहते हैं, बहुत हो गया तुम लोग का, बहुत ज्यादा। अब इससे ज्यादा नाटक बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। और चाहते क्या है आप लोग? हाँ, मतलब ये मेरा आखिरी केस है? अरे मेरी डिग्री, मेरा लाइसेंस, शायद मेरी जिंदगी छीन ली जाएगी मुझसे। ये सुनते ही विरांशु जो कि चौधरी से कहते हैं, बस रुक जाइए, मैं संभालता हूँ। तभी चौधरी जो कि विरांशु को रोकते हुए कहते हैं, विरांश सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको ये सब। तभी चौधरी को वो अपना एक हाथ दिखा करके रोकते हुए कहते हैं, बहुत हो गया, मुझे बात करने दीजिए। और फिर वो जाकर के विवेक का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, आप जरा साइड में आइएगा सर, आपसे कुछ बात करनी थी, प्लीज। ये सुनते विवेक जो कि अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम आपके केस को नहीं लड़ने वाले। तभी विरांशु जो कि अब और ज्यादा रिक्वेस्ट ना करते हुए बहुत ही प्यार से कहते हैं, अब चलिए तो सही, 1 मिनट के लिए। और वो उन्हें साइड में लेकर आए थे। ये एक पतली सी गली जैसी जगह थी जहां पर आसपास कोई भी आ जा नहीं रहा था। बिल्कुल सुनसान जगह थी ये। विवेक जो थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं, ये कौन सी जगह पर लेकर आए आप हमें? हाँ। तभी विरांशु जो कि चौधरी से कहते हैं, आप जाइए और इशाक को इधर आने के लिए कहिए। मुझे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा हमारे प्यारे लॉयर साहब को। ये सुनते विवेक जो विरांशु को घूरते हुए कहते हैं, क्या तरीका है ये, हाथ छोड़ो मेरा। तभी शाक जो कि तुरंत ही वहां भागते भागते पहुंचा था और अपने हाथ में लिए बड़े से राइफल को उनके ठीक पीछे लगाते हुए कहता है, सर क्या करना है? तभी विरांशु जो कि अपना आंख दिखाते हुए इशाक को रोकते हुए कहता है, स्टे स्टे लाइक दैट। हाँ तो मिस्टर विवेक मेहरा, क्या कह रहे थे आप? हमारा केस नहीं लड़ेंगे बिकॉज आपको अंश मल्होत्रा मार देंगे? 16 साल की बेटी बैठी है ना घर पर। वैसे घर पर ही चाहते हो उसे देखना या फिर कहीं और? ये सुनते ही विवेक मेहरा जो कोई अचानक से एकदम सन्न रह गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसका क्या जवाब दें। उनके माथे से आ रहे कुछ पसीने की बूंदों को देख करके विरांशु हंसते हुए कहता है, बहुत ज्यादा नाटक हो रहा था ना मेरा, अभी क्या हो गया? कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा? मैं शरीफ बन रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मेरी कमज़ोरी उन लोगों के हाथ में है और मैं इस वक्त कोई भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन इसका गलत फ़ायदा मत उठाइए। मुझे मेरी बेबी डॉल किसी भी हालत में चाहिए। मैं अपने बाप की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो कि हर सिचुएशन को सिर्फ हैंडल करना जाने और हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। मैं सिचुएशन को अपने हिसाब से बदलना जानता हूँ। प्यार से इस केस को लड़िए और जहाँ तक बात रही हारने या जीतने की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं बस ये कोशिश देखना चाहता हूँ अपनी तरफ से भी और उस अंश मल्होत्रा की तरफ से भी कि वो किस हद तक गिर सकता है। मुझे पता है कि इस केस से मेरा कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला, लेकिन सिर्फ उनके दिमाग में एक भ्रम डालना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही लीगली हर एक काम को करने वाला हूँ, क्योंकि कभी कभी दुश्मनों को अपनी ताकत नहीं बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे पता है कि वो क्या कर सकता है और मुझे उसकी कमज़ोरी पता है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप शांति से और मेरी बात मानते हुए केस को लड़ते रहिए और कोशिश करिए कि ये केस लंबा से लंबा जाए ताकि अंश का ध्यान यहाँ पर आए और मेरी बेबी डॉल मेरे पास। और फिर वो अपने ख्यालों से हटते हुए विवेक की तरफ देखकर कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना मिस्टर विवेक मेहरा केस लड़ने में? विवेक जो कि अपने पीछे राइफल को महसूस कर पा रहे थे और फिर वो धीरे से अपने चेहरे को ना हिलाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ लेंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं है। विरांशु हंसते हुए कहते हैं, अच्छी रकम दूंगा, परेशान क्यों हो रहा है? अच्छी तरह से अपनी बेटी की पढ़ाई करवाइएगा और साथ ही अपनी बीवी को अच्छे अच्छे गिफ्ट दीजिएगा, है ना? चलिए जाइए अपने घर, सानिया वेट कर रही होगी आपका। विरांशु जिस सानिया की बात कर रहे थे वो विवेक की बेटी थी। विरांशु वैशाख की तरफ देखकर कहते हैं, गुड जॉब, अच्छा किया कि इस आदमी के बारे में अच्छी तरह से डिटेल्स निकाल लिया। अब प्यार से काम तो नहीं हो पाएगा चौधरी साहब, थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा।
इस वक्त वेदिका, जो कि फैशन एंड द सिटी के काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, एक सेकंड तक का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। वो इधर से उधर बस दौड़े ही जा रही थी। तभी आज जो कि क्रिश को रहा नहीं जाता और लगभग वो सुबह के अपने सारे शेड्यूल्ड काम को कंप्लीट करने के बाद अब फैशन एंड द सिटी में जस्ट राउंड लेने के लिए आया था। वैसे तो वो यहाँ पर अंश से बता कर आया था कि वो अर्जुन सर की हेल्प करने जा रहा है, लेकिन अंश को भी इस बारे में अंदाज़ा हो चुका था कि आखिर क्रिश का दिल क्यों लगा हुआ है फैशन एंड द सिटी में। क्रिश जो भाग करके अंदर की तरफ जाता है और उसकी नज़र सिर्फ एक ही लड़की को ढूंढ रही थी, जो कि इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर ही थी और सारी चीज़ों को मैनेज करवाते हुए कहती है, यहाँ पर यहाँ पर लाइट्स क्यों नहीं लग पा रही हैं? जल्दी करो। और आज वेदिका का रूप क्रिश को बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा यूनिक। वो हर दिन की वेदिका नहीं लग रही थी, जो कि हमेशा थोड़ी डरी सहमी सी रहती थी। आज उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलक रहा था। क्रिश जो कि हल्का सा उसके पीछे आकर के उसके कंधे को टैप करता है, लेकिन वही वेदिका जो अपना हाथ दिखाकर बिना क्रिश की तरफ देखे हुए उसे रोकते हुए कहती है, एक मिनट एक मिनट, अब क्या कर रहे हैं आप? लाइट सही से लगाइए भाई। मुझे चाहिए कि जब रैंप वॉक शुरू हो तो पूरा फोकस होना चाहिए मॉडल्स पर। तभी कृष्ण दोबारा से जैसे ही वेदिका के कंधे पर टैप किया था, वेदिका जो चिढ़ते हुए कहती है, अरे रुको ना भैया, अभी बताती हूँ आपको क्या करना है। जैसे ही कृष्ण ने भैया नाम सुना था, वो एकदम से पीछे होते हुए कहता है, हाँ क्या? मुझे भाई क्यों बोल रही है? और वह जल्दी से वेदिका के सामने आ गया था। अभी वेदिका जो कि अपना हाथ इधर उधर करके वहां के आए हुए कुछ लोगों को समझाई जा रही थी कि किस तरह से चीजें होने वाली हैं, लेकिन तभी उसका हाथ जो जा करके लड़ता है कृष के चेहरे से, और जैसे ही उसका हाथ गया था कृष के गाल पर, वो एकदम से अपने हाथ को पीछे करते हुए कहती है, ओह माय गॉड, आप यहाँ पर? तभी कृष जो मुंह बनाते हुए कहता है, मार क्यों रही हो मुझे? और वो धीरे से अपने गाल पर हाथ रख लिया था, जिस गाल पर अभी अभी वेदिका का हाथ पड़ा था, और वो उसे थप्पड़ की तरह लग रहा था। कृष नहीं समझ पाया था कि वेदिका ने ये गलती से किया है। तभी वेदिका जो कृष को समझाते हुए कहती है, मैंने जानबूझकर थप्पड़ नहीं मारा। तभी कृष कहता है, मुझे पता है तुम गुस्से में मार रही हो, पर क्यों मार रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वेदिका जो कि आसपास के लोगों को देख पा रही थी कि किस तरह से सबके सब उसे घूरे जा रहे हैं, और सच कहें तो उससे ज़्यादा लड़कियां कृष को घूर रही थी। तभी वेदिका जो कि खुद ही कृष का हाथ पकड़ते हुए उसे साइड के कॉर्नर के पास लाते हुए कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और मैं तो वो, आई एम रियली सॉरी, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने कैसे आपको थप्पड़ मार दिया। तभी कृष जो कहता है, ये वाले थप्पड़ तुम्हें नजर आ रहा है? और फिर वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, ये वाला थप्पड़ का क्या होगा? ये क्या शत्रु वाला डायलॉग मारा है? दिल पर क्या हुआ आपके? चोट लग गई है? ये सुनते ही कृष अपने चेहरे को प्यार से हाँ मिलाते हुए कहता है, बहुत जोर की चोट लगी है। तुमने मुझे भाई क्यों बोला? तभी वेदिका जो कुछ याद करती है और फिर उसे याद आता है कि किस तरह से उसने बिना जाने कृष को भैया बोल दिया था, और वो अपने सर पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी, मेरा मतलब मैं मजाक नहीं कर रही थी, मेरा मतलब है कि। तभी कृष कहता है, मतलब मजाक नहीं कर रही थी, मतलब तुम सीरियस थी? तुम मुझे अपना भैया मानती हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ जा। अभी जैसे कृष रुकने वाला होता है, वेदिका उसको रोकते हुए कहती है, प्लीज़ आप यहाँ पर सीन क्रिएट मत करिए ना, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको भाई नहीं मानती हूँ। कृष जो वेदिका को फ्लो फ्लो में देखते हुए कहता है, तो फिर क्या मानती हो? तुमने तो मुझे भैया बोल दिया, थप्पड़ भी मार दिया। अब मैं कहाँ जाऊँगा, किसको मुँह दिखाऊंगा? एक तो लड़की पसंद आई थी, वो भी भैया बोल करके मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रही है। वेदिका को लगता है कि कहीं कृष को गलतफहमी तो होना शुरू नहीं हो गई है, और कहीं ऐसा ना हो कि वाकई कृष ये समझ जाए कि वेदिका ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उससे पहले ही वो तुरंत ही कृष का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, मैं आपको भाई नहीं मानती। तभी कृष कहता है, तो क्या क्या मानती हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हें मैं बिल्कुल भी अच्छा। तभी वेदिका जो कहती है, नहीं आप मुझे बहुत अच्छे लगते। और फिर उन दोनों के बीच एकदम से थोड़ी देर का सन्नाटा हो गया था। कृष अपने चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल लाते हुए अपने आप से कहता है, स्मार्ट तो हूँ मैं, मुंह से तुम्हारे निकलवा ही लिया। तभी वेदिका जो कि खुद ही कृष का हाथ जल्दी से छोड़ती है और फिर इधर उधर देखते हुए कहती है, "हाँ, मुझे 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 बहुत काम है।" और ये बोलकर वो जल्दी से वहां से भाग गई थी। तभी कृष जो दीवार से अपने पीठ को टकाते हुए वेदिका को इसी तरह भागता हुआ देखकर कहता है, हाय, इतनी खुशी, इतनी खुशी मिल गई मुझे। अर्जुन जो इस वक्त कंपनी से बाहर की तरफ निकल रहे थे, जिससे वो भी लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुके थे, और क्रिश को अपने आप से इस तरह बातें करता हुआ देख करके उसी की तरफ आते हुए कहते हैं,
लेकिन ये बोलते बोलते वो एकदम से रुक गई थी क्योंकि क्रिश अपने आप से ही बात कर रहा था, वो भी बहुत ही फनी तरीके से। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। हाय कितना प्यार से बोला उसने। अब मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ मैं अच्छा लगता हूँ ना। तभी अर्जुन जो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहते हैं क्रिश क्रिश। तभी क्रिश अर्जुन के हाथ को अपने कंधे से इस तरह हटाए थे जैसे कि वो अर्जुन को पहचानते ही ना, और वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहते हैं आज मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवाओं पर चल रहा। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यह आवाज़ थी किसकी, और वो झटके से पीछे मुड़कर देखता है जहाँ अर्जुन जो कि अपने हाथ को फोल्ड किए हुए उसी की तरफ घूर घूर कर देखे जा रहे थे, वो भी हंसते हुए। तभी क्रिश एकदम से अपनी पर्सनालिटी में आते हुए कहता है गुड मॉर्निंग सर। अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं कहाँ पर हो तो? तभी क्रिश अगल बगल देखते हुए कहता है सर फैशन एट द सिटी में। लेकिन अर्जुन जो कहते हैं नहीं नहीं अभी तो तुम हवाओं पर चल रहे थे ना। क्रिश हंसते हुए कहता है वो तो बस ऐसे ही और फिर वो जल्दी से अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहता है सर 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 आप इस बारे में अंश सर को मत बताइएगा प्लीज़, वरना वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। और उन्हें जब पता चलेगा कि मैं आपकी कंपनी में एक लड़की को इस तरह परेशानी कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह उसके साथ रिलेशनशिप में हो तो तभी अर्जुन जो कहते हैं रिलेशनशिप में आ गया उसके साथ। जो सुनते ही कृष्ण कहता है हाँ नहीं अभी आया तो नहीं हो, लेकिन आने वाली चांसेस लग रहे हैं थोड़े से। सर आप प्लीज़ मत बताइएगा अंश सर को प्लीज़ सर। अर्जुन वेदिका की सच्चाई नहीं जानते थे और वो कृष के सर पर अपना हाथ रख करके उसके बाल को बिगाड़ते हुए कहते हैं चलो चल रहा हम। और वो कृष का हाथ पकड़े हुए थे। कृष जो पीछे मुड़ मुड़ करके बार बार वेदिका की तरफ ही देखे जा रहा था, और वेदिका ने अभी गलती से जैसे कृष की तरफ देखा था वो खुद ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लेती है, क्योंकि इस वक्त उसके दिल में एक अलग ही भूचाल मचा हुआ था। इस वक्त अब वो लोग मल्होत्रा एंटरप्राइजेस में पहुंच चुके थे और अर्जुन जो कि कृष का हाथ पकड़े हुए ही उसे अपने साथ अंश के केबिन के बाहर ले आकर खड़ा कर दिया था। जैसे ही अर्जुन ने ये किया था कृष परेशान होकर कहता है सर क्या 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 करना चाहते हैं आप? सर मैंने मना किया सर, प्लीज़ आप मत बताइएगा सर, सर प्लीज़ सर। अर्जुन कृष को रोकते हुए कहते हैं तुम यहीं पर रुको, मुझे कुछ बात करनी और हाँ तुम्हारे बारे में बैठ कर के अंश से डिस्कस करूंगा, इतना भी फ्री टाइम नहीं होता हमारे पास। ये बोल करके वो काफ़ी ज़ोर से केबिन का दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर की तरफ आ चुके थे, जहाँ इस वक्त आंच रखी दो लोगों के डिज़ाइंस को देख करके उसे अप्रूवल दे रहे थे। अर्जुन के आते ही वो दोनों अपने सर को हल्का सा नीचे झुका करके अंश को ग्रीट करते हुए वहां से बाहर की तरफ निकल गए थे। अर्जुन जो आकर के अंश के ठीक सामने बैठते हुए कहते हैं केस शुरू हो चुका है, सुनने में आया। अंश अपना हाथ धीरे धीरे टेबल पर टैप करते हुए कहते हैं सुना तो मैंने भी है, क्यों क्या हुआ? अर्जुन जो अंश को इतना कैजुअल वे में बात करते हुए सुनकर कहते हैं तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? लाइक उस वीरांशु बिरोय ने तेरे ऊपर केस ठोक दिया है, और हिम्मत किसकी हो रही है ऐसा केस करने की? एक समझ में नहीं आ रहा क्या? तुझे पागल घोषित करना चाहते हैं वो लोग? अंश अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं मुझे तो ये सारी बातें पता चल जाती हैं तुषार से या कृष से, तुझे कहाँ से पता चल रही हैं? तूने भी कोई स्पाई रखा हुआ है क्या? ये सुनकर अर्जुन जो चेयर पर लीन होते हुए कहते हैं दामिनी सिर्फ तुम्हारी क्लासमेट नहीं मेरी भी क्लासमेट थी, तुमसे तो वो सब डरती थी, दोस्ती तो उसकी असली मेरे से थी, मुझे सब पता चल गया है। और फिर अर्जुन जो कि अपने हाथों को जोर से मुट्ठी बना करके कसते हुए कहते हैं लेकिन ये विरांशु अकेले ये सब नहीं कर सकता, इसके पीछे ज़रूर तुम्हारे अपना ही खानदान होगा, और तुम्हारी वो फैमिली, स्पेशली तुम्हारा वो कज़न, क्या नाम है उसका, सम्राट मल्होत्रा, उसकी तो मैं। ये अर्जुन की बातों को सुनकर खड़े होते हैं और आकर के इस वक्त वो अर्जुन के ठीक सामने टेबल पर टिकते हुए कहते हैं नहीं अर्जुन, इस बार मैं वो गलती नहीं करना चाहता जो मैं हर बार कर देता हूँ, इंसान को परखने की गलती। अर्जुन जो कि उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए हल्का सा अपने चेयर को पीछे की तरफ खिसकाते हैं और वहीं अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अब किसको सही समझने के फिराक में हो तुम? हाँ? अंश अर्जुन को शांत करते हुए कहते हैं मैं देख रहा हूँ जब से ये सब कुछ शुरू हुआ है तू बहुत ज़्यादा परेशान रह रहा है, इतना क्यों फिक्र कर रहा है मेरी? मैं हूँ ना सब कुछ संभालने के लिए, और मेरा गुस्सा अपने सर लेने की ज़रूरत नहीं है। बात अगर समारा के मुझसे दूर होने की हुई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, और ये बात तो अच्छे से जानता है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं हैंडल कर लूँगा सब कुछ।
अंश की बातों से सहमत होते हुए अर्जुन जो खड़े होते हुए कहते हैं, इवन के लिए मैं भी थोड़ा सा परेशान था। मैंने सोचा कि तुझसे बात करके थोड़ा हल्का महसूस करूं, लेकिन तेरी लाइफ में तो खुद ही खैर छोड़। वैसे अगर कोई भी बात हुई तो मुझे ज़रूर बताना। और सम्राट का क्या करना है तू मेरे ऊपर छोड़ दे, इसको तो मैं देखता हूँ। जैसे ये बोल करके अर्जुन जाने वाले होते हैं, अंश उनको रोकते हुए कहते हैं, नहीं अर्जुन, जयचंद्र मल्होत्रा की हुई गलती की सज़ा हम सम्राट को नहीं दे सकते, ये गलत होगा। जैसे ही अर्जुन ने अंश के मुंह से सम्राट के फेवर में कुछ सुना था, वो चौंक करके पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, क्या सम्राट की कोई गलती नहीं है ऐसा लगता है तुझे? और क्या बोल रहा है तू? सबसे बड़ा विलन तेरी जिंदगी का वही है, एंड्रिया को उसने ही भेजा था। ये बात जब तुझे पता चली थी तो तूने खुद मुझे आकर बताई थी अंश, भूल गया तू? तुझे डिप्रेशन में डालने वाला शख्स वही है। अंश भी इस बात पर अपने सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, सही कहा तूने, उसने जो भी किया वो गलत था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो वाकई में गलत है या फिर सिर्फ मुझसे नफरत करने में वो गलत बनता जा रहा है। हर इंसान बुरा नहीं होता है अर्जुन, अब तो मुझे ही देख ले, कुछ लोगों के लिए मैं बहुत ही बुरा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वाकई बहुत बुरा हूँ। जैसे अर्जुन ने यह सुना था वो इस बात का कोई जवाब न देते हुए कहते हैं, अब अपनी बात कहाँ से चला रहे तो तेरे बारे में क्या ही बोलूँ मैं। जैसे अर्जुन ने यह सुना था वो अर्जुन के कंधे पर जोर से अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, ओह क्या बुरा हूँ मैं? अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं, नहीं नहीं तू तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल सती सावित्री का मेल वर्जन है तू। बातों बातों में अर्जुन को एक और बात पता चल गई थी अंश से, कि दामिनी जो कि इस वक्त अंश के लिए काम कर रही है, सम्राट के बारे में हर एक छोटी से छोटी जानकारी वो अंश को दे रहे हैं। अर्जुन जो थोड़ा सीरियस होते हुए अंश को समझाते हुए कहते हैं, बट अंश, दामिनी हमारी दोस्त है और हम उसकी लाइफ को इस तरह रिस्क में नहीं डाल सकते। एंड यू नो अबाउट सम्राट, वो कुछ भी कर सकता है, बहुत गिरा हुआ इंसान है वो। ये सुनते ही अंश कहते हैं, तू है ना उसके साथ, तू संभाल लेगा दामिनी को, लाइक वो तेरी फ्रेंड है ना। ये सुनते ही अर्जुन जो हल्का सा पीछे होकर के अंश के हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए कहता है, तुझे पता है ना तूने किस लड़की को मेरे नाम किया है? अनु। ओके, अनु रायचंद है वो। अगर उसे गलती से भी पता चला ना कि मैं किसी लड़की का ख्याल रख रहा हूँ, वो मेरा अच्छी तरह से खातिरदारी करेगी। सो नो वे, मैं ये सब नहीं करने वाला। तभी अंश कहते हैं, अच्छा ठीक है, बहन बना के कर ले। दामिनी तो वैसे भी तेरी बहन जैसी थी ना। ये सुनते ही अर्जुन से कहते हैं, हाँ ठीक है, बचपन की बात और थी, और तब तक मैं अनु से मिला नहीं था। ओके, इस तरह से तो दामिनी के बारे में बात मत कर, समझा? अर्जुन हंसते हुए कहते हैं, नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, बस अब मिले तो बहन बना लेना उसे। अर्जुन जब अपने सर को हल्का सा झुका कर कहते हैं, जी महाराज, नहीं बनाऊंगा तो अपनी बहन को शिकायत लगा देगा और फिर वो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। अच्छा प्लान चलता है तुम लोग का। खामखा आ गया यार मैं यहाँ पर, सोचा था थोड़ा टेंशन कम होगा, यहाँ पर और टेंशन दे दिया इस आदमी ने। और ये बोलते हुए वो गुस्से में बाहर की तरफ निकल गए थे। तभी अंशु आकर के दोबारा से अपने चेयर पर बैठ करके इधर उधर घूमते हुए कहते हैं, सम्राट मल्होत्रा, आई वांना नो हाउ मच आई नो अबाउट यू। सम्राट जो कि इस वक्त आराम से गाड़ी के बोनट पर बैठे हुए ड्रिंक किए जा रहा था, तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है और वो तंग आकर के फ़ोन को रिसीव करते हुए कान पर लगाते हुए कहता है, अबे जब बोलना ही नहीं है तो फिर फ़ोन क्यों कर रहा है, कौन है ये? हाँ, और मेरा नंबर कहाँ से मिला? हेलो हेलो। तभी दूसरी तरफ से काफ़ी धीरे धीरे आवाज़ आती है, हेलो, मैं शायद गलत नंबर लगा दी, आई एम सो सॉरी। इस तरफ से सम्राट जो कहता है, ये तो गलत नंबर लगा क्यों रही हो बार बार? हाँ, फ़ोन रखो। तभी दोबारा जैसे उसने फ़ोन को काटा था, उसके फ़ोन पर फिर से कॉल आने लगा था, जिससे सम्राट जो कि अपने सर पर अपने बॉटल को हल्का सा मारते हुए कहता है, मैं क्या करूँ, उसका नंबर ही ब्लॉक कर देता। और फिर वो चैन से दोबारा से अब ड्रिंक करना शुरू कर चुका था। इस वक्त जिस जगह पर वो मौजूद था वहीं बगल में एक ढाबा था, जहाँ पर कुछ लोग गाड़ी से वहाँ जैसे उतरे थे, सम्राट भी बुलेट से उतर करके बॉटल को गाड़ी के अंदर डालता है और फिर आकर के उन लोगों के सामने रुकते हुए कहता है, रिपोर्ट्स लो है। वो दो लड़के जो कहते हैं, हाँ सर, फेक रिपोर्ट आ गया है। तभी सम्राट उन दोनों को घूरते हुए कहते हैं, ये फेक रिपोर्ट है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं, समझे? बस किसी भी हालत में मुझे अंश को पागल घोषित करना है। अब सही रिपोर्ट तो मिलने से नहीं रही,
वैसे उस आदित्य का क्या हुआ? उसे जल्द से जल्द उठाओ। तभी पीछे से आ रहा एक लड़का जो कि हाँफते हुए कहता है, डिक्की में बैठा है सर। हाँ, उसको आप कहो तो बाहर निकाल दो, अगर आपको कुछ पूछताछ करनी हो तो। सम्राट जो हंसते हुए उस आदमी को साइड से गले लगाते हुए कहते हैं, बहुत फॉरवर्ड तरीके से काम हो रहा है, हाँ? पैसे मिलते हैं तो सब इंसान ऐसे ही भागना शुरू कर देते हैं। जिससे वो थोड़ा डरते हुए कहता है, सर कोई गलती हो गई। सम्राट जो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं। कहाँ है वो डॉक्टर आदित्य, बुला कर लाओ। और वो ढाबे के अंदर जा चुके थे। जबरदस्ती आदित्य को भी वहां पर खींच कर लाया गया था, जो कि काफी मशहूर साइकेट्रिस्ट था और वो काफी बड़े बड़े और रईस लोगों को थेरेपी देने का काम करता था और उसके साथ ही बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स को उसने सॉल्व भी किया था। जैसे ही वो आकर के सम्राट के सामने बैठा था, वो धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहता है, प्लीज माफ कर। लेकिन तभी सम्राट जो कि अपने हाथों को उसके हाथों पर रखते हुए कहते हैं, दोस्त हो तुम मेरे, इस तरह थोड़ी ना बात करते दोस्तों से, अरे दोस्तों के सामने गले मिलते हैं। और वो जोर से गले लगाते हुए आदित्य को कहते हैं, किसी भी हालत में अंश की सच्चाई अगर तुमने कोर्ट में नहीं बताई ना। और वो जोर से और ज्यादा उनके पीठ को दबाते हुए कहते हैं, तो ऐसे ही गले लगा करके जान भी निकाल सकता हूं मैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। आदित्य जो मुंह बनाते हुए कहता है, सर पर। तभी सम्राट जो कि उसको अलग करते हुए ले आकर के अपने सामने बैठाते हुए कहते हैं, क्या खाओगे? पहली बार मिले हो, खातिरदारी तो बनती है हमारी तरफ से। आदित्य जो डरते हुए कहता है, अंश के सामने मैं ये सब कैसे बोलूँगा? तभी सम्राट जो कहता है, नहीं नहीं, अंश तो कोर्ट में होगा ही नहीं ना, उसे कहाँ वक्त है कोर्ट में आने जाने का, वो संभाले बैठ करके अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, उसकी जिंदगी को तो मैं उजाड़ूंगा। इस वक्त अगल बगल कोई नहीं खड़ा था। सम्राट जो कि आदित्य को ठीक सामने अकेले ही बैठे हुए थे, जिससे आदित्य हल्का सा आगे की तरफ झुकते हुए कहता है, पर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? आपको क्या दुश्मनी है? वो तो आपके भाई जैसे। सम्राट जो कि जोर से अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए कहता है, भाई नहीं है वो मेरा, बचपन से ही मेरा दुश्मन है, मुझे उससे सख्त नफरत है और मैं उसे खुश नहीं देख सकता। मेरा काम या तो तुम करो या तो तुम्हारी लाश से करवाऊंगा। और अगर और अगर तुमने केस में मेरी हेल्प नहीं की और उसके खिलाफ गवाही नहीं दी, तो मैं तुम्हारी लाश को कोर्ट में ले जाकर के ये साबित करवाऊंगा कि तुम्हें मारने में भी अंश मल्होत्रा का ही हाथ था, क्योंकि तुम्हें उसकी सारी सच्चाई पता थी। अब बाकी तुम अपना देख लो, तुम्हें क्या करना है। आदित्य के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, जिससे अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही कहूँगा, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। आप कि तभी सम्राट के फ़ोन पर दोबारा से कॉल आने लगा था और कॉल को देखते ही वो आदित्य को रोकते हुए कहते हैं, कुछ बोलना मत। फ़ोन को जैसे ही सम्राट ने अपने कान पर लगाया था रिसीव करके, एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगती है, कहाँ हैं आप? मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, इस तरह क्यों छोड़कर चले जाते हैं आप? और शराब किसने कहा था पीने के लिए? ये सुनते ही सम्राट जो बहुत चक्का होकर कहता है, हैं? मैं किसे छोड़कर आ गया? कौन हो तुम? और ये बोलते बोलते वो बाहर की तरफ निकल गया था। तभी पीछे से एक लड़की जो आदित्य के कंधे पर मारते हुए कहती है, हे चलो। आदित्य जो कि पीछे देखता है तो ये एक प्यारी छोटी सी लड़की थी, जो दिखने में सिर्फ छोटी थी लेकिन उसकी उम्र काफ़ी बड़ी थी। वो लड़की जो कि आदित्य का हाथ पकड़ते हुए उसे खींच करके अपने साथ ढाबे से दूसरी तरफ लेते आती है और जल्दी से गाड़ी में बैठ करके अब वो लोग वहाँ से रवाना हो चुके थे। और वहीं सम्राट जो कि अपने कान पर लगे फ़ोन को इस वक्त गाड़ी के ठीक बगल में आकर के बातें किए जा रहा था। देखो, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, और मेरा नंबर कहाँ से मिल जा रहा है सबको? क्या कोई पब्लिक टॉयलेट के अंदर मेरा नंबर लिख कर आ गया है? हर औरत को मुझे कॉल करना है। अभी जैसे ही बोल कर के वो फ़ोन काटने वाला होता है, तभी दूसरी तरफ से वो लड़की जो कहती है, इसी तरह से शराब पी पी कर एक दिन आप हमारे रिश्ते को भी भूल जाएंगे ना? आपको तरस नहीं आती है? मैं कितने वक्त से आपका इंतज़ार कर। और फिर जैसे ही इस लड़की ने देखा था कि उसका काम हो गया है, वो तुरंत ही फ़ोन को कट कर दी थी। अचानक से फ़ोन के कटने की वजह से सम्राट परेशान होते हुए फ़ोन की तरफ देखकर कहता है, यह माजरा क्या है? और अरे यार, खामखा मैं पागल ही हो जाऊंगा। अंश की जगह पर कहीं मैं ही मेंटल हॉस्पिटल ना चल जाऊं। और ये बोलते बोलते वो जैसे अभी ढाबे के अंदर आए थे,
आसपास उन्हें आदित्य कहीं पर भी नजर नहीं आता, जिससे वो सारे लोगों से पूछते हैं, वो आदमी कहाँ गया, वो जो अभी मेरे सामने बैठा हुआ था, अरे वाइट कोट। लेकिन आसपास के किसी भी आदमी ने देखा ही नहीं था कि आखिर आदित्य कहाँ गया है। तभी बाहर वो 3 लड़के जो कि कुछ फेक रिपोर्ट लेकर आए थे, और साथ ही एक लड़का जो कि आदित्य को पकड़ कर लेकर आया था। सम्राट उसके कॉलर को जोर से पकड़ते हुए कहता है, बताओ कहाँ है वो लड़का जो हाँफते हुए कहता है, सर मैं तो आपको ले आकर के दे दिया था सर, मैं तो यहाँ से निकलने वाला था। आपने बोला नहीं था नजर रखने के लिए। सम्राट जोर से अपने पैरों को नीचे जमीन पर मारते हुए कहते हैं, शिट, इतना अच्छा मौका गवा दिया मैंने। नहीं और नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर वो फोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, इस फोन का तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। कौन है ये लड़की,